हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मैथ क्लास डेली बाय डेली चल रहा है, जो शाम को 5 बजे आप लोग को देखने को मिलता है। या तो आप किसी भी वर्क के लिए तैयारी करें, आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं या वर्क 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए या 9-10 के लिए, किसी भी वर्क के लिए तैयारी करें तो आपके लिए मैथ का वीडियो इम्पॉर्टेंस होने वाला है। इसलिए इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लो लेवल भी और डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सभी का रिवीजन एक साथ होते जाता है, क्वेश्चन के जरिए पूरा रिवीजन कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बाई बी के पावर है 2x माइनस रहेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार बता भी रहे हैं, बहुत सारे क्लास में भी देखने को मिल जा रहा है। और इस चीज़ को हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी x का मान निकालने के लिए बोले और x कहाँ पे हो, तो x अगर पावर में हो, x कहाँ पे हो, पावर में हो, घात में हो, तो उस केस में ये नीचे का बेस क्या करना है, समान करना है। नीचे का बेस समान कर देना है और पावर को बराबर कर देना है, तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका बेस, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर x के पावर y लिख रहे हैं, तो ये जो x होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में। इसको एक्सपोनेंट बोले या इसको पावर भी हम लोग कहते हैं। तो नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो जब भी चर वेरिएबल पावर में रहता है तो उस केस में जो बेस होता है, बेस दोनों तरफ क्या करना रहता है, समान करना रहता है। बेस समान रहेगा तो दोनों पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बेस देखेंगे तो यहाँ पर a बटे b है और यहाँ पर b बटे a है। तो हम लोग बेस को समान कर सकते हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट लेवल कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी a बाई b के पावर अगर x दिया हुआ है तो इसको अगर पलट के लिखते हैं, अगर इसको पलट के लिखते हैं b बाई a, अगर ये जो भिन्न दिया है, फ्रैक्शन दिया है, अगर इसको पलटते हैं तो घात में जो पावर होता है उसमें क्या लग जाता है, निगेटिव साइन लग जाता है। बस यही यहाँ पे करना है। यहाँ पर दिख रहा है a बाई बी है तो इसको भी a बाई बी बना देंगे। बस पावर जो है, पावर में हम लोग निगेटिव साइन लगा देंगे। तो बस यही चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए था, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इधर a बाई बी है तो a बाई बी ही छोड़ देना है, किसी एक को चेंज करेंगे या इधर भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर b बाई ए है तो इसको हम a बाई बी लिख लेते हैं, मतलब पलट दिया। पलटेंगे तो पावर में जो भी दिया उसके आगे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। पावर में जो भी दिया है, अब देखो जैसे ही बेस समान हो जाता है, इसका जैसे ही बेस समान हुआ तब पावर दोनों तरफ क्या हो जाता है, तो पावर दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो दोनों तरफ पावर बराबर करेंगे तो 2x माइनस 3 इधर है माइनस x माइनस 3। ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए लगाना जरूरी हो जाता है कि दो पद दिया हुआ है तो आगे में माइनस साइन आ रहा है तो ब्रैकेट लिखना जरूरी है। जैसे ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही पद के आगे माइनस साइन लग पाएगा। ब्रैकेट को तोड़ने के लिए माइनस साइन से गुना करना पड़ेगा। तो अगर माइनस साइन से गुना करते हैं तो यहाँ पर माइनस से गुना होता है माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3। एक्स का मान निकालना है, एक्स वालों को एक तरफ करेंगे, इधर 2x है, इधर माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स। इधर 3 है, इधर माइनस 3 है तो इधर जाएगा तो प्लस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 कितना 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/3। तो 3 से 6 कट जाएगा 2 मरतबे, x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। यहाँ पर जो भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है या ज़्यादातर यही फार्मूला यूज होता है। देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान कंसंट्रेट होकर अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि सभी को पता होगा कि a माइनस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ से हम अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर लिखना चाहते हैं किसका, तो अगर यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लिखना चाहते हैं, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के द होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। अगर वही हम
यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला यूज ना करके माइनस वाला यूज ना करके प्लस वाला यूज करें तो फार्मूला में बस थोड़ा सा कहीं चेंजिंग आता है, ये सबको याद भी होगा। यहाँ पर प्लस साइन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको यहाँ से भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। अब इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2ab होता। बस यहाँ पर ध्यान यही देना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस 2ab या ए प्लस बी का द होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज कर सकते हैं। अब दोनों में से करें तो कौन सा फार्मूला यूज करिए दोनों में से, तो सिंपल चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर x माइनस 1/x आना चाहिए, इसलिए इसका मान दिया तो इसका मान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर है तो इसका मान नहीं दिया है, तो इसका मान नहीं रख सकते, तो हमको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसी के लिए हमको ये फार्मूला यूज करना है, ध्यान दें ये वाला फार्मूला यूज करना है। अभी यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा गया है। अब किसी का पावर हमको 2 में चेंज करेंगे तब ना, इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2, तो x के पावर 4 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर द पावर द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सेम ही चीज़ आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x के पावर 4 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, कोई अंतर इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अब a की जगह जो है x स्क्वायर है और b की जगह क्या है 1/x स्क्वायर। a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह क्या है 1/x स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान दे दे, a की जगह जो यहाँ पर है वो x स्क्वायर है और b की जगह जो है b की जगह 1/x स्क्वायर है, ये b की जगह है। बात समझ में आ गया कि यहाँ पर ये a की जगह है और यहाँ पर ये b की जगह, तो यही फार्मूला यूज करना है। जब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर a का मान रखना है। तो a का मान क्या है, तो a का मान है x स्क्वायर और फिर क्या है माइनस b का मान क्या है 1/x स्क्वायर, तो b का मान यहाँ पर रखेंगे 1/x स्क्वायर। इसका क्या है, तो इसका यहाँ पे द होल स्क्वायर था, द होल स्क्वायर लिखाएगा और फिर द होल स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस है और प्लस में फिर 2ab है, तो 2a का मान, तो a का मान कितना है, तो a का मान है x स्क्वायर और गुने अगर यहाँ पर बात करेंगे b का मान तो 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, दिख रहा है साफ साफ कि ये कट जाएगा और ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान नहीं दिया है, किसका मान दिया है दो, ये x माइनस 1/x का मान, तभी इसका मान नहीं रख सकते। फिर से इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक हम लोग पढ़ते हैं, या तो उसका यूज करें या अच्छा यहाँ पर कुछ हम गलत लिखे है क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे एक स्टेप हम लोग यूज करना पड़ेगा, ये प्लस वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे अगर माइनस वाला यूज कर लिए तो फिर से दोबारा ये फार्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर प्लस वाला यूज कर लेते हैं, इसलिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस वाला यूज करेंगे तो ये प्लस में होगा और यहाँ पे जो साइन होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पर इसके लिए फिर से एक बार ये वाला फार्मूला अब माइनस वाला यूज करेंगे, इसलिए कि अब माइनस वाला यूज करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा और उसका मान वहाँ पे रख देंगे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर वाला फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी, तो x माइनस 1/x का फिर क्या लिखाएगा द होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह अब x ही है और b की जगह भी 1/x है। अब ये पूरा का क्या है द होल स्क्वायर है, अब माइनस में इधर क्या बचा हुआ है 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से फिर से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर अब इसका मान पता है हमको, तो इसका मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट रखना है, यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में फिर क्या है 2 बचा हुआ है, इसका द होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 दूना का 4, 4 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 36 में से 2 घटेगा, तो 2 दूना का 4, 4 दूना 6, 36, 36 में 2 घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा ये। तो यहाँ पर कोई गलत तो नहीं हुआ है, सब सही है, ठीक है, इस पर कोई गलती नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 34। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में 34 कहीं पर दिया नहीं है, ऑप्शन में 34 नहीं दिया है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नन ऑफ एबव हो जाएगा, इनमें से
कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक दो बार इस प्रकार क्वेश्चन बनाइएगा, आपको ट्रिक लग जाएगा कौन से यही दो फार्मूला यूज होगा, दोनों में से कोई एक ही फार्मूला यहाँ पर यूज होते हुए नजर आएगा। तो आप खुद यहाँ पे पता चलने लगेगा कौन सा फार्मूला हम यूज करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 27 का जो पावर है, 27 का पावर कितना दिया हुआ है, तो 27 का पावर दिया है 1/3, फिर प्लस 243 का पावर दिया है 1/5। अब देखो ये इसका गुणनखंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको ध्यान देना है। 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बार 3 गुना में आता है, मतलब 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, अब पूरा के पावर कितना है 1/3 है। उसी प्रकार से 243 का गुणनखंड करेंगे तो ये 3 को 5 बार लिख सकते हैं, मतलब 3 के पावर कितना आ जाएगा 5, और इसका पावर कितना है 1/5। अब पावर हमको पता है कि गुना होता है, जब पावर में पावर से गुना होगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 3, और यहाँ पर ये बचेगा 3, और 3 या 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको इसका गुणनखंड पता होना चाहिए कि इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा और इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। तो हमको पहले से पता था कि 27 को 3 बार गुना करने से मिलता है, तो मतलब 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको 5 बार, 3 को कितना बार 5 बार गुना करने से क्या मिलता है 243 मिलता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब ऊपर पावर यहाँ पर दिख रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा पावर से, कटने के बाद 3 पर 3 कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात किया जा रहा है एलसीएम का, x² + 5x + 6 एंड x² + 4x + 4 का एलसीएम क्या होगा बताना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम का, तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब पहले दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करने के बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे। सबसे पहले अगर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। तो गुणनखंड करने हम लोग को आना चाहिए। गुणनखंड जितना फास्ट करेंगे आंसर उतना आसानी से फास्ट ढंग से निकलेगा। गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए बेसिक अगर आपको गुणनखंड करने आता है तब बहुत जल्दी फास्ट गुणनखंड कर पाएंगे। तो ऐसे गुणनखंड करने का सिखाया कैसे जाता है, तो जो x² का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है पहले दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो x² का गुणांक कितना है 1 है, और अचर पद कितना है 6 है। x² के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है 1 है, और अचर पद कितना है जो कांस्टेंट हम लोग टर्म कहते हैं 6 है। दोनों को गुना कर दो 6 रख दो। अब देखो 6 को 2 गुना के रूप में लिखना है, 2 गुणनखंड के रूप में लिखना है 6 को, इसे लिख सकते हैं 2 × 3, और भी बहुत सा तरीका है, 6 × 1 लिख सकते हैं, और भी तरीका है। और कोई तरीका आएगा 2 × 3 करने पर 6 आएगा, 6 × 1 करने पर भी क्या आएगा 6 आएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो यही 2 तरीका है लिखने का। माइनस में भी लिख सकते हैं, माइनस साइन तो अब डिपेंड करता है। अब जब गुणनखंड करते हैं ना, तो गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर क्या है 5 आना चाहिए। तो 5 2 तरीका से आ सकता है। यहाँ पे 2 और 3 को क्या करें जोड़ेंगे तो 5 आएगा, प्लस में ही चाहिए। अब इसको यहाँ पर घटाना पड़ेगा, 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, मतलब ये 1 माइनस में होना चाहिए। तो 1 माइनस में लेंगे तो फिर गुना करने से 6 नहीं आएगा, -6 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 5 को कैसे तोड़ेंगे, 2 प्लस में 2 और 3 के योगफल में तोड़ देंगे। तो 5 को अगर तोड़ते हैं तो x² और प्लस में 2x + 3x लिखने से क्या हो जाएगा योगफल 5 आ जाएगा, और 2 और 3 को गुना करने पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तोड़ सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब ये 4 पदों में इसलिए तोड़ते हैं कि पहला पद में से कुछ कॉमन करेंगे और दूसरा पद में से कुछ कॉमन, लास्ट वाला 2 पदों में से कुछ कॉमन करेंगे, तो कॉमन करने के बाद कुछ सिमिलरिटी आता है जो कॉमन हो जाता है। देख सकते हैं कि दोनों में सिर्फ x ही कॉमन हो रहा है और कुछ कॉमन हो रहा है नहीं। तो यहाँ से 2 को x था, 1 कॉमन हो गया तो 1 x बचेगा, और यहाँ 1 ही x था, 1 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। अब ये 3 और 6 में, तो 3 और 6 में x तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो 3 और 6 में क्या कॉमन हो सकता है 3 कॉमन हो सकता है। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, और 6 में से 3 निकल गए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 6 आएगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तब ना 3 दूना का 6 होगा। जैसे जैसे लिखते हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या दिखने लगता है सेम दिखने लगता है।
जब तक ये सेम नहीं दिखेगा मतलब हम गुणनखंड क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो x प्लस 2 दोनों में सेम दिख रहा है तो x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और जब x प्लस 2 यहाँ से निकल जाएगा सिर्फ यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये गुणनखंड के रूप में लिखा गया। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग गुणनखंड के रूप में चेंज करेंगे, और गुणनखंड करने का सेम तरीका होगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। फिर से वही है, यहाँ पर ये अचर पद 4 है मतलब कांस्टेंट टर्म, और x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कितना है, 1। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 रह जाएगा। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 4 गुने 1 भी लिख सकते हैं, ये भी 4 आएगा गुना करने पर, और 4 को हम लोग 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, 4 आएगा। तो देखिए हमको ये जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2x, जोड़ने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब प्लस में क्या है, 4 है तो 4 लिखा। अब पहला पदों में से जो कॉमन हो रहा है कॉमन करेंगे। इसमें से अगर कॉमन करते हैं तो पहला पदों में से जब कॉमन करेंगे तो सिर्फ x ही कॉमन होगा, तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 x था तो 1 x बच जाएगा, और 2x में से x कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा। और ये 2 और यहाँ से इसमें तो x कॉमन होगा नहीं, दोनों जगह x आए नहीं, लेकिन 2 और 4 है तो 2 और 4 में से 2 कॉमन कर सकते हैं। और जब 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर x बचेगा, और 4 में से 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, तब 2 बना के 4 होगा। फिर अब साफ साफ देख सकते हैं कि ये सिमिलर आ गया। सिमिलर आ गया मतलब सही गुणनखंड की है, ठीक। तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से। यहाँ से x प्लस 2 निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से x प्लस 2 निकल जाएगा तो प्लस में 2 बचेगा। तो यही भी गुणनखंड के रूप में आ गया। जब गुणनखंड के रूप में आ गया तब अब LCM लिख सकते हैं। LCM का नियम क्या होता है कि जो भी गुणनखंड आता है तो सबसे पहले जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाता है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है गुणा में। तो कॉमन जो पार्ट होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, जैसे x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी, तो एक ही बार लिखाएगा। और बचेगा क्या, तो x प्लस 2 लिखाएगा ही। और देखिए x प्लस 2 एक कॉमन है तो कॉमन पार्ट को लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, नहीं तो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे x प्लस 2 एक बार और है, और x प्लस 3 भी है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिए, और जो कॉमन नहीं है वो बच रहा है उसको फिर से दोबारा लिखा जाता है। तीनों को गुणा में लिख देंगे तो यही क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। तो यही इसका LCM हो जाएगा। तो LCM जो निकल का है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो बहुत लोग क्या करेगा, ऑप्शन बी भी लगा देगा। इससे सोचेगा कि x प्लस 2 यहाँ पर भी 3 बार है, मतलब इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो वो एक ही बार लिख के छोड़ देगा, वो गलत हो जाएगा। LCM में जो कॉमन होता है पहले उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बाकी जितना बच जाता है सबको गुणा में लिखा जाता है, तो वही LCM होता है। तो गुणनखंड विधि से ऐसे ही LCM निकाला जाता है। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको फिर से गुणा में लिखना रहता है, तो वही उसका LCM होता है। बात को ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बोला है। देखिए 3 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला बनता है, ले लिखते चलिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का डायरेक्ट योग होता है, इसमें घन और क्यू नहीं आए। तो प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। दूसरा जो निकल के आता है सामने वो आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है। ये सब याद रखना है। और तीसरा जो होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग बोलेगा तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, जो n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है वही होता है, फिर इसको लिख कर पूरा का क्या कर देना है, इसको लिख कर पूरा का स्क्वायर कर देना है। तो यही क्या हो जाता है, घनों का योग हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक से पूरा मामला खराब हो जाता है। कैसा मिस्टेक, कभी कभी ये बोल देता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का
माध्य निकालने के लिए। तो माध्य अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सब में n से भाग किया जाएगा। जब भी माध्य निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए बोल दे क्वेश्चन में, तो n से क्या करते हैं, भाग करते हैं। n से भाग करेंगे तो देखिए एक कैंसल आउट हो जाएगा सब में। तो इस बात को ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर बोला है घनों का योग पूछा है, और घनों का योग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है क्वेश्चन, यदि समतल भूमि पर, सबसे पहले समतल भूमि जैसे बोलेगा समतल भूमि बना लेना है। समतल भूमि हमेशा इस प्रकार से दिखा दिया जाता है कि एक समतल भूमि है। बोला है समतल भूमि पर किसी खंबे की छाया, पहले खंबा बोला है तो खंबा बना ले। चलिए यहाँ पर खंबा बना ली, यही खंबा है। तो खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की लंबाई की दुगनी है। मतलब खंबा का लंबाई अगर x मानते हैं, इसका जो छाया बनेगा, छाया मान लो कि सूर्य इधर होगा, तो सूर्य जब इधर होगा तो इसका छाया इधर बनेगा, नीचे की तरफ यहाँ पर छाया दिखेगा। तो छाया की बोला है कि जो खंबे की लंबाई है, मतलब जो छाया की लंबाई है वो खंबे की लंबाई की क्या है, दुगनी है। अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही छाया बनेगा यहाँ पे, और छाया कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ वाला एंगल को कहते हैं। तो यही कोण हमको ज्ञात करना है। देखिए ये और ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाला को हम, देखिए यहाँ पे लंबवत बनता है, तो लंबवत के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। और जो लंब पता चल गया तो नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब एक चीज़ हमको पता है कि लंब और त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आपको पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम लोग जानेंगे तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan थीटा जो होता है उसमें लंब और आधार आता है। यही लंब tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार लिखते हैं। अब इसमें जो मान दिया हुआ है वो मान रख के निकाल लेंगे थीटा का मान। सबसे पहले लंब का बात करते हैं, लंब कितना है, x है, और आधार का बात करेंगे तो आधार कितना है, 2x है। तो यहाँ से x से x यहाँ पे कट जाएगा, और कटने के बाद तो tan थीटा बचेगा, 1/2 बचेगा, जो कि किसी भी एंगल का मान 1/2 नहीं हम लोग पढ़ते, एग्जैक्ट एंगल का मान नहीं पढ़ते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुआ है ना। यदि किसी समतल भूमि पर किसी खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की लंबाई की दुगनी, तो खंबे की लंबाई की दुगनी, छाया यही नीचे ही बनता है, और छाया की लंबाई दुगनी हो रही है, तो शून्य का उन्नयन कोण बोला है। तो कोई इसमें गलती नहीं है। बस तो यहाँ पे क्या निकल गया, थीटा का मान हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स के रूप में तो भेजा जा सकता है, tan इन्वर्स 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए 30 डिग्री का बात करेंगे तो ये कब आता है, तो 1/√3 आता है 30 डिग्री पर। 60 डिग्री पर tan का मान, तो 60 डिग्री पर क्या आता है, √3 आता है। 45 डिग्री पर 1 आता है, जो कि ऑप्शन में कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, TBC बोला है, ट्विस्ट द लेंथ ऑफ द पोल, दुगना हो रहा है। और कुछ में लिखना है, शैडो हाइड्रिन पोल ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इट ट्विस्ट देन, ठीक है। समतल की भूमि पर किसी खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई की दुगनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बोला है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि साइन 300 डिग्री का मान, 3000 डिग्री का मान निकालना। चलिए कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन दे तो हमेशा उसको 360 से भाग कर देना है। हमेशा कितना से भाग करना है, 360 से भाग करना है। इसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये है कि हमेशा ट्राई करें दो चीज़ें में, 2n पाई प्लस थीटा के रूप में इसको कन्वर्ट करें, या 2n पाई माइनस थीटा के रूप में इसको कन्वर्ट करें। सिंपल चीज़ है, बात को सुनिएगा। और ये जो थीटा का मान है ये भी ध्यान रखना है, ये जो थीटा का मान है ट्राई कर लेना है कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ज़्यादा इस पर चेंज करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये परफेक्ट होता है, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। तो इसमें चेंज करने के लिए ये यहाँ पर n कोई इंटीजर होता है और 2 पाई में चेंज करना है। 2 पाई का मतलब 360 ही होता है। 2 पाई बराबर कितना होता है, 1 पाई का, ए पाई का मान 180 होता है, इसमें 2 लग गया तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी रूप में चेंज करना है हमको। चेंज करने के लिए सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा अभी जो हम बता रहे हैं कि जो एंगल दिया रहता है उसको 360 से क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने का थोड़ा आसान तरीका हमेशा अपनाएं, ज़्यादा डिफिकल्ट ना जाए, जिससे भाग और ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो।
तो अगर भाग करने का बात करें तो एक बार में ये कटेगा नहीं, तो एक बार में ये 300 है तो 300 कटेगा नहीं, तो पूरा को काटना होगा। तो लगभग ये 350 के आसपास है। 360 कितना होता है 350 के आसपास, और 350 गुना अगर 700 हो 350 गुना अगर 700 होता है, और 728 लगभग 8 बार में जाने का चांसेस बनता है। हम 8 बार में चेक करते हैं, 8 से भी अधिक बार भी चेक कर सकते हैं। 8 बार में अगर चेक करेंगे तो 0 में 0, 8 छक्का 48 के 8 हाथ में कितना बचेगा 4 बचेगा, और 8 3 के 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 8 छक्का 48, 48 8 3 के 24 4 28 नहीं बचेगा। शेषफल कितना बच रहा है दिख रहा है 0, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 120 बचेगा, ये तो कट गया, तो शेषफल 120 बच जा रहा है। ये क्या है, तो यही है हम लोग को 2 पाई, और 2 पाई में कितना से गुना हो रहा है 8 से, तो क्या इसको लिखाएगा 2 पाई गुने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है थीटा, तो थीटा का मान कितना 120 है। सभी को पता है 2 पाई इंटू 8 करेंगे और शेषफल को जोड़ देते तो कितने के 3000 के बराबर आ जाएगा। ये भाग का नियम होता है, सभी को इतना तो पता ही होगा, प्लस शेषफल इसी को जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर होता है 3000 के बराबर होगा। अब ये इस फॉर्म पे आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फॉर्म पे आ गया, तो 2n पाई, n का मान यहाँ पर कितना है 8 है, 2n पाई प्लस थीटा, थीटा का मान कितना 120 है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 पाई इंटू 8 और प्लस में 120 डिग्री। अब देखिए ये हमेशा ये वाला एंगल जो होता है 2n पाई, ये हमेशा रिपीट करता है और ये बताता है इसके बाद वाला एंगल किस कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो 120 डिग्री जो है, तो 120 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में जाता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 तक होता है, और 90 से 180 कितना सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है। साइन जब सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक जो होता है वो सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे तो ये साइन रहेगा ही, साइन में साइन 2 पाई 2n पाई पर ये साइन ही रहता है, और प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करता है किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो ये सेकंड में जाता है, सेकंड में पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा, और साइन 120 डिग्री का अगर मान याद रखे तो अच्छा बात है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आसानी होगा बनाने में। तो साइन 120 डिग्री का मान का अगर बात करेंगे तो साइन 120 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ये कितने डिग्री के, तो साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वही साइन 120 डिग्री का मान होता है, ये बन जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ थोड़ा बहुत त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा करेंगे एक क्लास में हम पूरा त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो ये बहुत बार रिपीट भी कर रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन, और आपको संबंध याद भी रखना है। तो बस यही सिंपल याद रखना है, बहुलक बराबर जो होता है माध्य माध्यिका, पहले माध्यिका जो 12 लिखाता है, हिंदी का जो 12 लिखाएगा उसको पहले लिखना है, फिर बीच में माइनस साइन देना है, फिर माध्य लिख देना है। याद रखना है कि माध्यिका का गुणनखंड जो होगा 3 होगा, माध्य का गुणनखंड 2 होगा। तो यही बहुलक का फॉर्मूला हो जाता है, यही बहुलक का फॉर्मूला हो जाता है। आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कभी कभी माध्य बराबर दिया रहेगा तो यहाँ से माध्य बराबर निकाल लेंगे, तो इधर उधर करके दिया हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ सिंपल यहाँ पर दिख रहा है बहुलक बराबर क्या है 3 माध्यिका -2। इस बात को भी ध्यान रखना है कि कभी कभी मोर देन वन ऑप्शन है तो घबरा के यही टिक करके नहीं निकल जाना है, और भी ऑप्शन चेक कर लेना है कि अगर इधर उधर करेंगे, अगर 3 माध्यिका को इधर रख के उसको उधर भेजेंगे तो कोई और भी तो ऑप्शन मैच नहीं ना कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देख लेना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि ऑप्शन ए है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए 2 निष्पक्ष मतलब उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, जो पासे होते हैं तो पासे पर सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, तो पासे को फेंकते हैं तो 2 पासे को फेंकेंगे तो उस पर 13 का भी प्राप्त हो सकता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 6 और 6 12 आ सकता है, 13 नहीं आ सकता है। जब ऐसा घटना हो जो कि पॉसिबल ही ना हो, जब ऐसा घटना हो जो कि पॉसिबल ही ना हो तो उसको हम असंभव घटना कहते हैं, या शून्य घटना के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, उसका प्रायिकता शून्य होता है, इसीलिए इसको शून्य घटना भी बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बी भी होगा और सी भी होगा।
शून्य घटना भी बोला जाता है, इसलिए उसका प्रायिकता क्या होता है, जो पॉसिबल नहीं होता है उसका प्रायिकता 0 होता है, इसलिए इसको शून्य घटना के नाम से भी जानते हैं और असंभव घटना के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम 1 हेड आने का प्रायिकता। अगर 3 निष्पक्ष सिक्के को फेंकते हैं तो कम से कम एक हेड आने का, यदि भी 3 सिक्के को फेंकते हैं तो प्रति 10 समष्टि की संख्या हम लोग लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग एस से दर्शाते हैं। मतलब 3 सिक्के फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है। चांसेस बनता है कि तीनों के तीनों हेड आ जाए, या ये चांसेस बनता है कि एक पहले 2 हेड आए फिर टेल आए, या ये भी बनता है पहले हेड फिर टेल फिर हेड, ये भी बनता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आए। अब तो ये 2 वाला हो गया। अब 1 हेड और 2 टेल हो सकता है, तो 2 को टेल बाद में क्या आ जाए, हेड आ जाए। इसमें ये भी इधर उधर संभावना है कि पहले टेल आया हो फिर हेड आया हो फिर टेल आया हो, या ये भी संभावना पड़ता है पहले हेड आया फिर 2 को लास्ट में टेल आया। अब इसका भी संभावना खत्म हो गया। या हो सकता है तीनों सिक्के में क्या हो जाए, टेल और टेल और टेल, मतलब पूरा प्रति 10 समष्टि की जो संख्या होता है वो कितना, 8 होता है। जब 3 सिक्के को एक साथ फेंका जाता है तब देख सकते हैं 8 आया कि नहीं आया, तो हम लोग चेक करना पड़ सकता है। हाँ ठीक है, 8 हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा है कि कम से कम 1 हेड आए। कम से कम का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 रहे, अधिक से अधिक जितना मन करे उतना हो सकता है। मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से अधिक हो तो उसमें आएगा। कम से कम का मतलब यही होता है कि कम से कम आपके पास 10 रुपये, मतलब क्या, अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें तो एक भी नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें 1 हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 1 हेड, कम से कम 1 तो है ना, अधिक तो जितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब में 1 दिख रहा है, तो इसमें जो जिसका प्रायिकता बोलता है उसके प्रायिकता उसकी संख्या को हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो कम से कम 1 हेड वाला कितना है, 7 हुआ, तो 7 लिख देंगे ऊपर में। आप कुल संख्या को नीचे लिखते तो कुल संख्या कितना, 8 है, तो 8 लिख देंगे। तो इसका प्रायिकता कितना निकल के आएगा, 7/8। आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आज थोड़ा क्वेश्चन छोटा छोटा था, इसलिए ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट क्लास में लगभग हम उम्मीद रखते हैं कि हर एक क्लास 50 मिनट का कम से कम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ईजी होने के कारण जल्दी डिस्कशन खत्म हो जाता है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।